Hi everyone. So RBI Grade B 2025 cycle has almost ended for most of the people. अब कुछ ही लोग होंगे जो फेज टू क्वालिफाई करके इंटरव्यू देने जाएंगे, बट दी अदर्स either they would have started preparing for something else or they would be preparing for 2026. Meanwhile बहुत सारे लोग जो और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे लेकिन 2026 आरबीआई देना चाहते हैं, वो लोग भी आरबीआई के रिलेटेड 2026 के रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे कि नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है बेस्ड अपॉन ट्रेंड्स। दो आई डू नॉट हैव एनी इंटरनल इन्फॉर्मेशन एज सच। एग्जाम डेट्स क्या हो सकती हैं, एलिजिबिलिटी और पैटर्न क्या है, सिलेबस और सैलरी क्या रहती है। ये 5-6 एस्पेक्ट्स हैं जिनमें काफ़ी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, तो ये वीडियो बना रहे हैं। आई होप दिस विल आंसर मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज। सो हम इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट एंड द पॉसिबल एग्जाम डेट्स फॉर 2026। आरबीआई ग्रेड बी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मेन पैरामीटर्स क्या हैं, एग्जैक्ट पैटर्न क्या है, एग्जाम का फेज 1 और फेज 2 का सिलेबस क्या है, और सैलरी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स को कितनी मिलती है। वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डाउनलोड दिस गाइड बुक फॉर आरबीआई मैनेजर इन्फॉर्मेशन एट जीरो कॉस्ट। द लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इस गाइड बुक से आपको आरबीआई के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सैलरी, प्रमोशंस, हायरार्की, डिपार्टमेंट्स, आरबीआई ऑफिसेज, लोकेशन, सारा पता लग जाएगा। प्रिपरेशन के लिए आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, आपको बुक लिस्ट मिल जाएगी अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपको पास्ट ईयर्स पेपर्स मिल जाएंगे जो बहुत ज़रूरी हैं अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो। तो पहले हम शुरू करेंगे नोटिफिकेशन डेट और एग्जाम डेट से। क्या नोटिफिकेशन डेट फिक्स्ड है? नहीं है। हर साल नोटिफिकेशन मंथ और डेट कीप्स ऑन चेंजिंग। देयर इज नो फिक्स साइकिल फॉर आरबीआई। इफ यू न्यू टू आरबीआई यू मस्ट नो दिस। बट अगर हम नोटिफिकेशन साइकिल का एक ट्रेंड देखें तो ये तो है ही कि नोटिफिकेशन का कोई फिक्स मंथ नहीं है। कभी नोटिफिकेशन अक्टूबर में आई है, कभी जुलाई में आई है, कभी सितंबर में आई है, कभी जैन में आई है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू वुड सी दैट इट हैज काइंड ऑफ कम बिटवीन मार्च एंड जुलाई। ये देखिए, मार्च एंड जुलाई के बीच में, ये मार्च एंड जुलाई के बीच में। सो मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स इफ द नोटिफिकेशन वुड हैव कम बिटवीन मार्च एंड जुलाई, बट यस इट हैज गॉट डिलेड टू सितंबर एंड अक्टूबर आल्सो मल्टीपल टाइम्स और थ्राइस। तो मैं तो ये लेके चलता हूं कि आप अप्रैल से जुलाई के बीच में लेके चलो, नोटिफिकेशन आ सकती है, या फिर चलो मई से ले लो, अप्रैल थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मई से जुलाई के बीच में आप लेके चलो कि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। कब आएगी किसी को नहीं पता है। इट इज फॉर यू टू बी प्रिपेयर्ड बाय दिस टाइम व्हेन द नोटिफिकेशन कम, एंड इट्स नॉट फॉर यू कि इस टाइम आएगा तो तैयार हो, नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तैयारी करनी है। तब तक तैयारी करके खत्म करनी है, तभी आरबीआई जैसा एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। और नोटिफिकेशन आने के बाद एग्जाम डेट्स क्या रहती हैं? जर्नली फेज 1 के लिए 5 to 8 वीक्स मिलते हैं, कभी 5 वीक, कभी 8 हफ्ते। कितनी जल्दी है आरबीआई को उस पर डिपेंड करेगा। और फेज 1 और फेज 2 के बीच में भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। मिनिमम 4 और मैक्सिमम 7 वीक्स मैंने देखा है, अराउंड अबाउट ये टाइम मिलता है। तो आपकी नोटिफिकेशन अगर जून में आती है, ठीक है, मिड जून में आती है सपोज करो, जस्ट एन हाइपोथेटिकल केस, तो या तो आपका पेपर एंड जुलाई में हो जाएगा या राउंड अबाउट अगस्त के एंड में या 3rd वीक में हो जाएगा फेज 1। फिर फेज 2 आपका अगर ये जुलाई में होता है तो ये आपका अराउंड अबाउट अगस्त या सितंबर में हो जाएगा, और अगर ये आपका अगस्त में होता है तो अराउंड अबाउट कहीं सितंबर या अक्टूबर में हो जाएगा। तो ये डेट्स कुछ आप लेके चलो अपने मन में, जिससे एटलीस्ट आपको एक टाइम टेबल बनाने में हेल्प मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी दैट बाय व्हेन द एग्जाम कैन हैपन। अब एलिजिबिलिटी समझनी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को इसमें डाउट रहता है, तो आई क्लियर मोस्ट ऑफ योर डाउट्स। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 3 पैरामीटर्स पे वी काउंट ऑन द एलिजिबिलिटी: एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। इफ आई टॉक अबाउट एज, आरबीआई सेज दैट योर एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 21। ठीक है, मतलब मिनिमम 21 या 21 से आप ज़्यादा होने चाहिए, एंड द मैक्सिमम शुड बी लेस देन 30। इफ यू हैव ऑलरेडी क्रॉस 30 years and 5 days, 7 days, you are not eligible. This is for unreserved. ठीक है, बाकी there is a relaxation. SC ST get a relaxation of 5 years. For them it would become less than 35. OBC relaxation is 3 years. For them it will become less than 33 years. And PWBD gets a relaxation of 10 years. They also get cumulative relaxation. Means if any PWBD is also SC ST, he or she will get a relaxation of 10 plus 5 years. तो उनके लिए क्यूमुलेटिव हो जाती है। अब एज आपकी किस दिन कैलकुलेट की जाती है, ये जानने के लिए कि आप एज क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं नहीं, उसके लिए कट ऑफ डेट रहता है।
cutoff date is usually the first of month in which the notification comes. So if the notification comes in the month of April, the cutoff date would be 1st April to calculate your age. मतलब 1st April को आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी अगर नोटिफिकेशन अप्रैल में आती है और ये क्राइटेरिया आपका सेटिस्फाई होना चाहिए. सो नोबडी knows the exact cutoff date. The cutoff date will depend on the month in which the notification will come. Apart from relaxations based on SC, ST, OBC and PWBD categories, there is there are some other criteria based upon which the relaxations are given. सबसे पहला है कि अगर आपको फाइनेंशियल डोमेन में एक्सपीरियंस है, मतलब आपका एक्सपीरियंस या तो किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में है या पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी में है, मैं इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है, तो आपको अपने एक्सपीरियंस के बराबर रिलैक्सेशन दिया जाएगा टू मैक्सिमम ऑफ 3 years. मतलब अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 साल का रिलैक्सेशन, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 साल का रिलैक्सेशन, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 3 साल का रिलैक्सेशन. बट मैक्सिमम 3 years है, तो अगर 4 साल का एक्सपीरियंस है तब भी 3 साल का ही रिलैक्सेशन मिलेगा. तो ये चीज़ याद रखनी है, मैक्सिमम 3 years है. और जो आपका एक्सपीरियंस है, दिस शुड बी एट एन ऑफिसर लेवल, नॉट एट अ क्लरिकल लेवल. ये चीज़ आपको याद रखनी है. एंड दिस इज आफ्टर प्रोबेशन. तो प्रोबेशन से पहले का जो भी एक्सपीरियंस है वो इस रिलैक्सेशन के लिए काउंट नहीं होगा. ओनली योर एक्सपीरियंस आफ्टर प्रोबेशन वुड बी काउंटेड. अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? कोई भी बैंक जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में है, वो प्राइवेट भी हो सकता है लाइक एचडीएफसी, और पब्लिक भी हो सकता है लाइक एसबीआई. पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज जो सेकंड पॉइंट है, जिनका इन कंपनीज में एक्सपीरियंस है, एलआईसी, जीआईसी बोलते हैं हम, जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, द ओरिएंटल इंश्योरेंस, द नेशनल इंश्योरेंस एंड द एग्रीकल्चर इंश्योरेंस. ये पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज है. और लास्ट है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें एग्जिम बैंक, नबार्ड, एनएचबी, सिडबी और नैफेड बॉडीज आती हैं. तो अगर आपका इस किसी भी एरिया में एक्सपीरियंस है, देन यू वुड बी एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन इक्वल टू योर एक्सपीरियंस, बट मैक्सिमम ऑफ 3 years. दैट एक्सपीरियंस शुड बी एट ऑफिसर लेवल एंड एक्सपीरियंस ओनली आफ्टर प्रोबेशन वुड बी काउंटेड. ठीक है जी. बाकी अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन है तो एमफिल वालों को 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है और पीएचडी वालों को 4 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है. So that was about age. Now moving on to educational qualification. To be eligible for RBI, you don't need any special educational qualification. You can be graduate in any stream, be it be pharma, hotel management, agriculture, physics, chemistry, bio, any graduation in any field with minimum 60% marks, and you are eligible. Right. This is for unreserved. For reserve category candidates like SC, ST and PWBD, instead of 60% you get 55% eligibility criteria. Or so if you have done graduation but you don't have 60% marks in graduation, then there is another possibility. In case you have done post graduation, there the marks criteria is 55% as the minimum criteria under unreserved. And for SC, ST and PWBD, you just require pass marks in post-graduation. And this is or. Post-graduation is not mandatory. Many people think that post-graduation is mandatory. You should be a graduate with 60% minimum, or yeah, post-graduate with 55%. Any of these will count. And for qualification also there is a cutoff date, that on this particular date you should have completed your graduation or post graduation, you should have given your exams, you should have got your mark sheet. This cutoff date is also the first of the month in which the notification comes. So if the notification comes in April, it would be 1st April. If the notification comes in May, it would be 1st May. It is like that. Now many people have this query: would the marks that you are saying here, 60% or 50%, would this be aggregate, or would this be kind of in all the semesters I am supposed to get? This is an aggregate of all the semesters. This is an aggregate of
all the semesters that you are supposed to get. I hope it is clear, right? So even if in one semester you have less marks, that's okay. Are final year students eligible? They are not eligible. If you are in final year, you are still to give your exam, or if you have given your exam, your mark sheet is not out, you will not be eligible. On this cutoff date, you should have given your exam, your mark sheet should be out, then only you would be considered eligible and you should have passed the exams. Is degree through distance education considered valid? The answer is yes. Moreover, any course which you have done after graduation and is of minimum 2 years recognized by the government, that would be considered equivalent to post ग्रेजुएशन. अगर गवर्नमेंट उस 2 साल के कोर्स को पोस्ट ग्रेजुएशन मानती है तो आरबीआई भी मानेगी. फॉर एग्जांपल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, काफ़ी लोग एमबीए करने जाते हैं, जो पीजीडीएम प्रोग्राम होता है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन माना जाएगा. और अगर किसी ने 12th के बाद मिनिमम 3 इयर्स का कोई कोर्स किया है जिसको गवर्नमेंट ग्रेजुएशन का स्टेटस देती है, तो आरबीआई भी उसको ग्रेजुएशन मानेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया है आफ्टर योर 12th क्लास विच इज़ फॉर 3 इयर्स, गवर्नमेंट इसको ग्रेजुएशन मानती है तो आरबीआई भी इसको ग्रेजुएशन मानेगी. ठीक है जी. सो दिस इज ऑल अबाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया. अब काफ़ी लोगों के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, दे गिव यू CGPA, दे डोंट गिव यू परसेंटेजेस. Whereas the qualification criteria for education says that you should have this particular percentage. In graduation minimum 60%, in post graduation minimum 55%. either of these should be fulfilling. तो अगर आपको CGPA मिली है, आपको कैसे पता लगेगा कि क्या ये CGPA 60% या 55% से ज़्यादा है या कम है? So RBI says that your university shall have a criteria for this. अगर यूनिवर्सिटी डिफाइन करती है कि CGPA को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, यू यूज दैट क्राइटेरिया. ठीक है. और वो क्राइटेरिया आप उनको लाके दिखाएंगे आरबीआई को कि मेरी यूनिवर्सिटी का ये क्राइटेरिया है, एंड यू कैन अप्लाई दैट क्राइटेरिया, एंड देन यू कैन जज वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट. बट इफ दैट यूनिवर्सिटी और कॉलेज डजंट डिफाइन दैट क्राइटेरिया, देन आप आरबीआई का ये क्राइटेरिया यूज करो विच सेज दैट अ CGPA ऑफ 6.75 इज इक्वलेंट टू 60%. तो अगर आपकी CGPA 6.74 है, मतलब आपके 60% से कम है. ठीक है. तो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हो. और अंदाज़ा क्या, यू कैन कैलकुलेट वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट. 6.25 इज कंसिडर्ड 55%, 5.75 is considered as 50% marks in your graduation and post graduation. So that was about eligibility. Now let's move on to the pattern of this exam. The pattern of this exam is very simple. There is phase 1, then people qualify phase 1 and go to phase 2. Then there is an interview stage, and then there is a final selection merit list which is made. तो जो आपका phase 1 है, that is just qualifying. That is the marks of phase 1 are not counted in the final merit list. The marks for phase 2 and interview are counted in the final merit list. जो लोग final merit list में आते हैं उनके phase 2 और interview में अच्छे marks होते हैं. ठीक है. और जो कंपटीशन है, देखिए वो बढ़ता रहता है. मतलब आरबीआई में हर स्टेज पे लोग फिल्टर हो जाते हैं, नेक्स्ट स्टेज में कुछ ही लोग जा पाते हैं. तो अगर आप सोचिए कि 100 सीट्स हैं और 1 लाख एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया है, जस्ट अ हाइपोथेटिकल केस, सीट्स कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं. फॉर 100 सीट्स सपोज देयर आर 1 लाख एस्पिरेंट्स सिटिंग इन फेज 1, तो नॉर्मली ओनली अराउंड 1500. ठीक है. फॉर 100 सीट्स अराउंड 1500, दैट इज फॉर 1 सीट 15 students will qualify phase 1 and will reach phase 2. तो अगर 100 सीट हैं तो 1500 लोग phase 2 में जाएंगे 1 लाख में से. सक्सेस रेट इज अराउंड 1.5% है. फिर इन 1500 में से इंटरव्यू में सिर्फ अराउंड 300 लोग जाएंगे, बिकॉज हर सीट के लिए 3 लोग सेलेक्ट किए जाते हैं. सो इफ देयर आर 100 सीट्स, top 300 will go for the interview. So the success rate for the interview stage is around 0.3%, क्योंकि 1 लाख में से सिर्फ 300 लोग ही इंटरव्यू दे पा रहे हैं, और फाइनल सिलेक्शन तो 100 लोगों की ही होगी जितनी सीट्स थी. सो द सक्सेस रेट बिकम 0.1%. तो हम जनरली 1% को भी बहुत कॉम्पिटेटिव मानते हैं कि भैया सिर्फ 1% सक्सेस रेट है, ये तो बहुत मुश्किल एग्जाम है. यहाँ पे तो 0.1% है. और यूपीएससी में भी यही हाल है. 8 लाख लोग पेपर देते हैं 800 सीट के लिए, सक्सेस रेट कितना है, 0.1%. सब जगह यही है. बैंकिंग में भी 0.4 0.5 है. 1% सक्सेस रेट बहुत ही कम जगह आपको मिलेगा, जो भी अच्छे एग्जाम्स है वहां नहीं मिलेगा. तो चलिए अब
पैटर्न ऑफ फेज वन देख लेते हैं। थोड़ा मैंने आपको कंपटीशन का आइडिया दिया है, डराया नहीं है, आपको एक एग्जाम्पल दिया है सो दैट यू आर ऑन योर हील्स व्हाइल यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो फेज वन के जो पेपर होते हैं, एक ही पेपर होता है, उसमें आपके 4 सेक्शंस आते हैं, जीए, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट। काफी लोगों ने ये सेक्शंस काफी एग्जाम्स के लिए पढ़ रखे होंगे। जीए का हाईएस्ट वेटेज 80 मार्क्स का, रीजनिंग का 60, और इंग्लिश और क्वांट में से 30 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, तो टोटल 200 क्वेश्चंस आपको 200 मार्क्स के मिलते हैं। एग्जाम में 2 घंटे आपको दिए जाते हैं, 120 मिनट, बट ये आपको सेक्शनल टाइम में डिवाइड करके दिए जाते हैं। दैट इज देयर इज अ सेक्शनल टाइम दैट इज डिनोटेड टू ईच ऑफ दिस सेक्शंस। आप उस सेक्शन के लिए उतना ही टाइम यूज कर सकते हैं। जीए, इंग्लिश और क्वांट के लिए 25 मिनट मिलेंगे, और रीजनिंग के लिए आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। और नेगेटिव मार्किंग रहता है 1/4 का, तो तुक्के लगा के तो एग्जाम नहीं क्लियर हो सकता। एंड यू कैन गिव दिस एग्जाम इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। इनफैक्ट आप स्क्रीन पर स्विच कर सकते हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। लेकिन जो इंग्लिश वाला सेक्शन है वो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, उसको तो वो हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं देंगे। और जो पैटर्न ऑफ फेज टू है, उसमें आपको फेज टू में 3 पेपर्स आते हैं। तीनों पेपर आपके 100 मार्क्स के होते हैं, तो फेज टू का जो टोटल है वो 300 मार्क्स का रहता है। अब जो ये 3 पेपर हैं, पेपर 1 है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जिसको हम ईएसआई भी कहते हैं। पेपर 2 है आपका इंग्लिश, जिसमें राइटिंग स्किल्स चेक होती हैं। काफी लोग इसको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी बोलते हैं, क्योंकि सारा पेपर डिस्क्रिप्टिव है। पेपर 3 आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है, जिसको हम एफएम भी बोलते हैं। ठीक है। अब पेपर 1 और पेपर 3 दे आर मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आएगा। पेपर 3 में भी सेम है, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। पेपर 2 जो कि इंग्लिश राइटिंग स्किल्स चेक करता है, ये पूरा का पूरा पेपर डिस्क्रिप्टिव है। इसमें 100 मार्क्स का आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर दिया जाता है। थोड़ा सा और अगर हम इसमें डिटेल में जाएं, तो ईएसआई में जो आपका 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसमें 30 मिनट्स में आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें से 10 क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं, 20 क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं। ये टोटल 50 मार्क का पेपर आपको पूछा जाता है। और जो दूसरा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है 50 मार्क का, इसमें आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। 2 क्वेश्चन 10 मार्क के होते हैं और 2 क्वेश्चन 15 मार्क के होते हैं, मेकिंग इट टोटल ऑफ 50 मार्क्स। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में भी सेम रहते हैं जी। ऑब्जेक्टिव 30 मिनट का, जिसमें 30 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 1 मार्क के और 20 क्वेश्चन 2 मार्क के। डिस्क्रिप्टिव 90 मिनट का, 4 क्वेश्चन 6 आते हैं, 4 करने होते हैं, 2 10 मार्क के और 2 15 मार्क के। पेपर 1 और पेपर 3, ये पेपर 3 है जी, इनका बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पैटर्न है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। पेपर 2 जो इंग्लिश होता है, इसमें 90 मिनट मिलते हैं, सारा पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है, और 90 मिनट में 3 क्वेश्चन आते हैं आपको। एसे राइटिंग आता है जी पहला क्वेश्चन, फिर प्रेसी राइटिंग आता है, और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन आता है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है जो यहाँ पे आपको नहीं देखने से पता लग रही है, वो है कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये पेन एंड पेपर नहीं है, ये ऑनलाइन है। कीबोर्ड को यूज कर कंप्यूटर पे आपको अपने आंसर्स टाइप करने पड़ते हैं। तो काफी लोग इसको देख के थोड़ा डर जाते हैं कि हमने कीबोर्ड पे कभी प्रैक्टिस नहीं किया, आंसर्स नहीं लिखे हैं। बट देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। बट आप अगर आरबीआई देना चाहते हैं तो कीबोर्ड पर टाइप करने की, लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ये पेन एंड पेपर बेस्ड पेपर नहीं है, सारा का सारा पेपर आपका ऑनलाइन है। और इंटरव्यू का जो पैटर्न रहता है, इंटरव्यू आपका 75 मार्क्स का रहता है। टोटल 300 प्लस 75, आपकी फाइनल सिलेक्शन 375 मार्क्स में से चुनी जाती है। इंटरव्यू का वेटेज आरबीआई में काफी हाई है। 75 आउट ऑफ 375 is around 20%, which is even higher than the weightage of interview in UPSC, which is 15%. और इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स में वेरिएशन रहता है, कुछ लोगों के 10 मार्क आते हैं, कुछ लोगों के 70 तक भी आते हैं। तो वो स्टिक मार्किंग भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं। इंटायरली डिपेंड्स अपॉन हाउ मच दे लाइक यू, हाउ मच सब्सटेंस दे फाइंड इन यू। और इंटरव्यू आप दोनों हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हैं। हिंदी में देने का मतलब ये नहीं है कि आपको शुद्ध हिंदी बोलनी है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस तरह से आप हिंदी और इंग्लिश यूज कर भी इंटरव्यू दे सकते हैं। सो विच एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन, यू शुड गिव योर इंटरव्यू। सब्जेक्ट टू के बस आप अपने थॉट्स को क्लियरली
एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आप उसमें इजीली कन्वर्स कर पा रहे हैं। ये नहीं कि आपको आता है लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं सिर्फ लैंग्वेज आपके सूटेबल ना होने के कारण, वो आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो ये हमने पैटर्न भी अभी डिस्कस कर लिया। अब मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा फेज़ 1 का, फिर हम सिलेबस डिस्कस करेंगे फेज़ 2 का। सिलेबस फेज़ 1 का डिस्कस करूं तो मैंने आपको बताया था इसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए 4 सब्जेक्ट आते हैं। क्वांट की बात करें तो ये क्वांट का सिलेबस है। आपकी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये क्वांट का सिलेबस है। क्या ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है? नोटिफिकेशन में क्वांट का सिलेबस नहीं दिया हुआ है। हमें कहाँ से पता लगता है? हमने ये सिलेबस पास्ट ईयर पेपर्स की कड़ी जोड़ जोड़ कर, बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज कर कर हमने ये सिलेबस डिकोड किया है कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। तो ये फुल सेट ऑफ टॉपिक्स है जो आप आरबीआई के पेपर में पिछले 4-5 साल में देखेंगे, इनमें से क्वेश्चंस आए हैं। क्या ये आपको सारे करने रहेंगे? डिपेंड करता है आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। नॉर्मली मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि सेलेक्टिव रहो, क्योंकि पेपर में आपको वैसे भी इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप सारे क्वेश्चंस देख लो। तो सेलेक्टिव रहो, लेकिन जो भी टॉपिक करो अच्छे से करो। ये रीजनिंग का सिलेबस है, अगेन हमने पास ईयर पेपर से डिकोड किया है। नोटिफिकेशन में ये सिलेबस नहीं दिया हुआ है। रीजनिंग में भी मैं यही बोलूंगा दैट बी सेलेक्टिव, डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग। ज़्यादातर लोग पजल्स और सिटिंग को मुश्किल मानते हैं। एग्जाम में उसका वेटेज अच्छा है, बट पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार मैंने देखा है कि पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लोगों से भी नहीं निकलते हैं। तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट छोड़कर जितने भी टॉपिक्स हैं आप उनको अच्छे से कर लें पहले, एग्जाम में भी पहले उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर पजल्स पे आप जो भी टाइम बचता है प्रिपरेशन में और एग्जाम में वो आप लगा सकते हैं। बट इनिशियली आई वुड सजेस्ट यू टू बी स्टे अवे फ्रॉम योर पजल थिंग। इंग्लिश में देखिए, एक तो ग्रामर वाली चीज़ है कि ग्रामर आपको आनी चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, प्रेपोजिशंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड ऑल दैट। बट एग्जाम में क्वेश्चन सीधे ग्रामर के रूल्स पे नहीं आएगा, एप्लीकेशन पे आएगा, जैसे कि एरर स्पॉटिंग, टेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट। तो कई लोगों को ग्रामर अच्छे से नहीं आती है बट अप्लाई करना आता है, क्योंकि वो इतना लिख पढ़ और बोल चुके होते हैं। So if you don't want to learn grammar but you're good in application, go for it. Just do these question types and see how good you are. बाकी comprehension based questions आते हैं, जिसमें comprehension ability और नो कुछ और vocabulary based questions भी पूछ लिए जाते हैं, synonyms, antonyms या फिर one word substitution। तो इंग्लिश में मतलब स्किल कुछ और है लेकिन क्वेश्चन कुछ और आते हैं, तो आपको स्किल भी बनानी पड़ेगी और उस टाइप के क्वेश्चंस पे अपनी स्किल को अप्लाई करके टेस्ट भी करना पड़ेगा। बाकी जीए के सिलेबस में देखिए, जनरली ये एरियाज हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, रिपोर्ट्स हो गई, आरबीआई के जो नोटिफिकेशंस होते हैं, बाकी जो आपके फाइनेंस के करंट अफेयर्स हैं, जो आरबीआई के पेपर नोटिफिकेशन में फाइनेंस का सिलेबस है उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। आरबीआई का जो ईएसआई का सिलेबस है उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं वो पूछ लिए जाते हैं। फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स रहते हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ऑब्चुरीज, साइंस एंड टेक, military exercises and all that comes under miscellaneous current affairs. And then there is a static part where they will ask you questions from the phase 2 concepts like derivatives, bonds, inflation and all that. तो इनका वेटेज मैंने एक्स वाई जेड ऐसा लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि इनका वेटेज इज नॉट फिक्स्ड, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। देयर वाज अ टाइम व्हेन वी यूज्ड टू गेट 20 क्वेश्चंस फ्रॉम आरबीआई नोटिफिकेशंस इन अ सिंगल ईयर, and there is the time when you just got 5 questions from RBI notifications in a single year. So आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर सोचेंगे कि इसका वेटेज कम है, इसका ज़्यादा है, I mean that will not help you out because the weightage can change every year and it indeed changes also. The best bet is to cover these areas irrespective of what their weightage can be, because you don't know that weightage. That will vary each year depending upon the exam setter what weightage he or she is giving to each of these sections. बाकी जो करंट अफेयर्स है, मैं जनरली ये बोलता हूँ कि फेज 1 के लिए आप 5 months of current affairs पढ़ें, यहाँ से you will get around 85% of the questions in the exam. बट काफ़ी लोग आते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, हम मैरिड हैं, वर्किंग हैं और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देन गो फॉर 3 months ऑफ करंट अफेयर्स। दो दिस इज नॉट आइडियल, यहाँ से भी 60-65% क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट दिस इज समथिंग आई वुड कॉल अ विनिंग स्ट्रैटेजी, जहाँ पे यार 5 महीने के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके जा रहे हैं। ठीक है,
बाकी ये कुछ एग्जाम्पल हैं स्कीम्स के जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। जनरली वही स्कीम्स पूछी जाती हैं जो आपके फेज 2 के ईएसआई या फाइनेंस के सिलेबस से रिलेटेड रहती हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट्स हैं जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय आरबीआई, आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट बाय आरबीआई, आरबीआई का एक ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर रिपोर्ट आता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक का आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो आईएमएफ का आता है। तो ये 8 रिपोर्ट्स तो आपको पढ़नी है। इसके अलावा अदर रिपोर्ट्स विच आर रिलेटेड टू फेज 2 सिलेबस, सच एज अगर जेंडर इक्वालिटी पे रिपोर्ट आता है, पॉवर्टी पे, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन पे, जो भी आपके फेज 2 के टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से देखें। उनसे रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट की रिपोर्ट आती है जो कि किसी अच्छी बॉडी की है, वर्ल्ड बैंक की है, यूनाइटेड नेशंस की है, यूनिसेफ की है, आरबीआई की है, सेबी की है, नीति आयोग की है, जो बड़े बड़े नाम हैं, उनकी कोई भी आपके सिलेबस से रिलेटेड रिपोर्ट आती है वो आपको पढ़नी चाहिए। आरबीआई नोटिफिकेशंस जनरली आरबीआई वेबसाइट पे ही रहते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। फाइनेंस और ईएसआई करंट अफेयर्स में बेसिकली या तो आपके फाइनेंस में सेबी, एरडाई, पीएफआरडीए, जो भी हमारी अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं आरबीआई के अलावा, उनके करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। या फाइनेंस के जो आपके टॉपिक्स हैं जैसे कि डिजिटल बैंकिंग, जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्टॉक मार्केट, रिस्क मैनेजमेंट, इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछ लिए जाते हैं। ईएसआई में अगेन जो आपके ईएसआई के टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स जैसे कि रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, मॉनेटरी पॉलिसी, इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नॉर्मल या मिसलेनियस करंट अफेयर्स में वही नेशनल न्यूज़ जिसमें एमओयूज, समिट्स वगैरह आ गए, डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ आ गई, इंपॉर्टेंट डेज इन न्यूज़ आ गए, इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज़ आ गए, मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स या टूर्नामेंट्स, साइंस टेक एंड स्पेस पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, एनवायरनमेंट पे, बुक्स एंड ऑथर्स पे। तो जो भी कॉमन एरियाज आप इवन बैंकिंग या यूपीएससी के लिए भी इन एरियाज को कवर करते हैं, तो वही मिसलेनियस करंट अफेयर्स इस हेड के अंदर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। स्टैटिक के अंदर जो आपके फेज 2 के टॉपिक्स हैं उनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, इन्फ्लेशन क्या होती है, रेपो क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है, बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको स्टैटिक पोर्शन में पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे एरियाज आपने कवर करने हैं। यहीं से आपका 80 मार्क्स का जीए सेक्शन जो आपका फेज 1 में आता है वो कवर होगा। ठीक है, और अब मैं फेज 2 का सिलेबस अगर डिस्कस करूँ तो सबसे पहले फेज 2 का सिलेबस नोटिफिकेशन में गिवन रहता है। बट नोटिफिकेशन में देखिए, इट्स ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दे आर गिविंग यू एन इंडिकेटिव सिलेबस विच इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। तो सिलेबस काफ़ी डिटेल्ड है वैसे, लेकिन फिर भी सिलेबस के बाहर आपको पता होना चाहिए कि क्या आ सकता है या सिलेबस को डिटेल में डिकोड कैसे करना है। तो फेज 2 में आपके 3 पेपर होते हैं जी, फाइनेंस मैनेजमेंट, ईएसआई और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। सबसे पहले हम फाइनेंस मैनेजमेंट की बात करेंगे। फाइनेंस मैनेजमेंट में 50 नंबर का मैनेजमेंट और 50 नंबर का फाइनेंस, राउंड अबाउट ये आपका ब्रेकअप रहता है। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो ये येलो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं ये आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनको अगर मैं समराइज करूं तो ये मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, जर्नल मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड परसेप्शन, कॉन्फ्लिक्ट, चेंज एंड रीइंफोर्समेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स, ये मेन टॉपिक्स हैं। ये मेन येलो पार्ट है जो मैंने साइड में समराइज कर कर लिख दिया है। तो ये टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही जेनरिक टॉपिक्स हैं और सिलेबस मैं यही बोलूँगा कि मैनेजमेंट का लिमिटेड है, क्योंकि करंट अफेयर्स नहीं है जिसमें। जहाँ करंट अफेयर्स आ जाते हैं इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द स्कोप ऑफ दैट एग्जामिनेशन। ठीक है, बाकी डू नॉट टेक दिस सिलेबस एज 100%। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। जैसे अगर आप मोटिवेशन देखेंगे तो मोटिवेशन में दे हैव गिवन यू सम थ्योरीज के कंटेंट में आप मैस्लो पढ़ लो, एडरफर पढ़ लो, मैक्लेलैंड पढ़ लो, हर्सबर्ग पढ़ लो, प्रोसेस में आप एडम पढ़ लो, व्रूम्स पढ़ लो। बट क्या इसके बाहर और थ्योरीज हैं? आप स्टैंडर्ड बुक्स खोलेंगे, देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज अंडर प्रोसेस थ्योरीज एंड कंटेंट थ्योरीज। Should you be reading them? The answer is yes and no. You should be reading them, but not at the cost of not reading these theories. पहले जो सिलेबस में उसको खत्म करो, रिवाइज करो, उसके बाद जो बाकी हैं उनको भी पढ़ लो। वहां से क्वेश्चन आए हैं पास्ट में।
ठीक है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर द सिलेबस इज इंडिकेटिव नॉट एग्जॉस्टिव। एक बार मोटिवेशन यहाँ पे आ गया तो मोटिवेशन अब कहीं से भी पूछ सकते हैं, ये नहीं है कि ये 4 थ्योरीज यहाँ लिखी हैं तो यही पढ़नी है, ठीक है। बट हाँ, 90% टाइम इनको दे लो, बाकी 10% में बाकी थ्योरीज का थोड़ा आइडिया ले लो, बाहर से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब फाइनेंस का क्या सिलेबस है? सबसे पहले तो फाइनेंस जो आपका आता है मोटा मोटा आप ये समझ के चलो कि जो आपका 50 नंबर का फाइनेंस आता है ना, टोटल 50 नंबर का आता है, इसमें से अराउंड अबाउट 40% करंट अफेयर बेस्ड आएगा, मतलब 20 नंबर का, और 60% मतलब 30 नंबर्स का स्टैटिक आएगा। तो 50 नंबर का जो फाइनेंस आता है उसमें से 25 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव आएगा, 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आएगा, क्योंकि दोनों का 50-50% वेटेज है। इस 25 में से जो ऑब्जेक्टिव पेपर आ रहा है आपका 25 नंबर का, स्टैटिक का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, करंट का कम है, बट ठीक है। ऐसा भी हुआ है काफ़ी बार कि स्टैटिक का 12 है और करंट का 13 है, ऐसा भी हुआ है कुछ ईयर्स में। तो ये चेंज होता रहता है ना। हम इस पे ऐसा नहीं बोल सकते कि इस साल 20 आया तो स्टैटिक अगले साल भी 20 आएगा, हो सकता है स्टैटिक अगले साल 15 रह जाए, करंट 10 हो जाए, तो ये चेंज होता रहता है, ठीक है। बट अभी रीसेंट पैटर्न्स देखें तो स्टैटिक थोड़ा ज़्यादा आया है 20 नंबर का, करंट थोड़ा कम आया है। डिस्क्रिप्टिव जो 25 मार्क का आता है उसमें मतलब दोनों, एक आधा क्वेश्चन स्टैटिक आ जाएगा, एक आधा करंट आ जाएगा। दैट्स व्हाई आई हैव ऑलमोस्ट केप्ट इट लाइक 10-15 फॉर बोथ ऑफ देम। तो जो ये स्टैटिक वाला पार्ट है आपका, जो ऑब्जेक्टिव में भी आएगा 20 नंबर का और डिस्क्रिप्टिव में भी आएगा 10 नंबर का, अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस फॉर फाइनेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 मॉड्यूल्स। फर्स्ट इज फाइनेंशियल सिस्टम, सेकंड इज फाइनेंशियल मार्केट्स, एंड देयर आर सम जर्नल टॉपिक्स। फाइनेंशियल सिस्टम में यू बेसिकली स्टडी अबाउट दैट व्हाट आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, उनके क्या फंक्शंस हैं, जैसे कि सेबी, नबार्ड, आरबीआई वगैरह की। फिर आरबीआई के फंक्शंस पे एक सेपरेट चैप्टर है डिटेल में, ठीक है। फिर ये दोबारा हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनके क्या फंक्शंस हैं आप ये पढ़ेंगे, ठीक है। फिर रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर डिजिटल पेमेंट्स में आप यूपीआई वगैरह पढ़ते हैं, नॉन बैंकिंग में आप एनबीएफसीज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम आप यहाँ पे पढ़ लेंगे कि एनबीएफसीज क्या हैं, बैंक्स क्या हैं, जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो क्या करती हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स में आप जो भी हमारे मार्केट्स हैं जहाँ से पैसा हाउस होल्ड से इंडस्ट्री तक पहुँचता है, जैसे कि हमारी फॉरेक्स मार्केट्स हो गई, मनी मार्केट्स हो गई, बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट्स, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। और उनमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चैनल्स हैं, मतलब उन चैनल्स में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू मनी को मतलब एक तरह से पैकेज कर कर इंडस्ट्री तक पहुंचाया जाता है। देन देयर आर जर्नल टॉपिक्स, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट पढ़ लिया, डेरिवेटिव्स पढ़ लिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ लिया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ लिया। सो दिस इज़ अ वेरी जेनरिक यूनिट विच मोस्ट ऑफ यू वुड हैव टू रीड। इसमें एक यूनिट है, यूनिट नंबर 8, जिसमें हम थोड़ा सा हमें टेक्निकल होना पड़ता है, क्योंकि इसमें हमें बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशोज, प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारी बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ऑफ द कॉर्पोरेट इंडिया, वो हमें समझनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनेंस का सिलेबस है जी। बाकी फाइनेंस में जो करंट अफेयर्स आते हैं जर्नली, उसमें या तो दे विल आस्क यू आरबीआई, सेबी नोटिफिकेशंस और न्यूज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर फाइनेंस के कुछ जो बाकी टॉपिक्स हैं, जैसे यूपीआई हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछ लेंगे। या फिर जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, या रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर बाय आरबीआई, दीज आर दी सेम रिपोर्ट्स दैट आई टोल्ड यू टू डू इन फेज़ 1, ठीक है। ये कुछ अलग नहीं है। तो ये आरबीआई नोटिफिकेशंस भी मैंने आपको फेज़ 1 में करने के लिए बोला था, सेबी नोटिफिकेशंस भी मैंने आपको फेज़ 1 के लिए करने के लिए बोला था। तो अगर आपने फेज़ 1 अच्छे से कर लिया, ये सारी प्रिपरेशन जो आपकी करंट अफेयर्स की है फेज़ 2 फाइनेंस पेपर के लिए, वो आपकी फेज़ 1 से ही हो जाएगी, आपको कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो डिस्क्रिप्टिव में करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सी दीज आर पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन दी हॉट टॉपिक्स। जर्नली इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, एक तो आप यही 5 रिपोर्ट्स जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बताई थी, ये आप डिस्क्रिप्टिव के लिए भी पढ़िए,
ठीक है, मेक अ पर्सपेक्टिव ऑन दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट एडिटोरियल्स आप ज़रूर पढ़िए लाइव मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स में। यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता लगेगा, आपके पर्सपेक्टिव वाइडन होंगे, एक ओपिनियन बनेगी बेस्ड अपॉन विच यू वुड बी राइट एबल टू राइट ऑन गुड टॉपिक्स। ठीक है, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग पे क्वेश्चन आया था 2024 में। ठीक है, दिस वाज एन आर्टिकल इन इकोनॉमिक टाइम्स एंड दैट इज़ व्हाई आई एम एडवोकेटिंग कि आप पढ़ो, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो। और ये रिपोर्ट है हमारी यूनियन बजट की, उसमें से क्वेश्चंस आया हुआ है हमारा। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आप न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स आर्टिकल्स पढ़िए या रिपोर्ट्स पढ़िए, जैसे कि यूनियन बजट मैंने यहाँ लिखा है और इसमें से क्वेश्चन भी आया है 2024 के एग्ज़ाम में। तो ये हमारा एफएम का पेपर हो गया। अब हम अगर ईएसआई के पेपर को डिस्कस करें, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ईएसआई का पेपर इज मोर करंट ओरिएंटेड। एफएम में आपने देखा कि स्टैटिक का ज़्यादा वेटेज था, मैनेजमेंट तो पूरा स्टैटिक था, फाइनेंस वाज 60% स्टार्टिंग एंड 40% करंट। ईएसआई इज मोस्ट ऑफ नो करंट ओरिएंटेड पेपर, जिसमें आपका करंट 75% आएगा और स्टैटिक का वेटेज जनरली कम रहता है। तो ये 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें से 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क डिस्क्रिप्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर में स्टैटिक का वेटेज ऑलमोस्ट जीरो है, 5 मार्क्स भी आप ये लेके चलो कि मैक्सिमम आया है किसी ईयर में, बट अब ये जीरो पर ही पहुंच गया है। ऑब्जेक्टिव में पूरा का पूरा पेपर मोस्टली करंट आएगा। डिस्क्रिप्टिव में स्टैटिक और करंट का वेटेज अराउंड थोड़ा मेल खाता है, स्टैटिक 20 करंट 30, इस तरह से वो चलता है। तो जो आपका ये वाला स्टैटिक पार्ट है 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में और 20 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव में, इसका जो आपका सिलेबस है बेसिकली 4 यूनिट है मोटे मोटे। फर्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें आप जीडीपी, एनएनपी, नो पॉवर्टी एलिवेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज, उनके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड इज इंडियन इकोनॉमी, जहाँ पे आप मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, यूनियन बजट, लेबर पॉलिसी इन इंडिया, रोल ऑफ रिजर्व बैंक। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट इज़ अबाउट ग्लोबलाइजेशन, दैट हाउ इंडिया इज़ रिलेटेड टू द आउटसाइड वर्ल्ड। आप इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, आप इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी पढ़ेंगे और इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, उनका रोल आप पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट इज अबाउट दी सोशल प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी, लाइक जेंडर इनइक्वालिटी, सोशल जस्टिस, दी इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, दी इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन। ये सारी हम प्रॉब्लम्स के बारे में, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप देखें फर्स्ट 3 यूनिट्स आपके ईएसआई में इकोनॉमिक्स को बिलोंग करते हैं, फॉर इकोनॉमिक्स। द लास्ट यूनिट, द फोर्थ यूनिट, बेसिकली बिलोंग्स टू सोशल इश्यूज, एसआई मीन सोशल इश्यूज। सो दैट वाज अबाउट द स्टैटिक पार्ट। जो आपका ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसमें बेसिकली दे विल आस्क यू 3 थिंग्स। आइदर दे विल आस्क यू गवर्नमेंट स्कीम्स विच आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फेज 1, राइट। मैंने फेज 1 में भी आपको गवर्नमेंट स्कीम्स करने के लिए बोला था। या रिपोर्ट्स, सेम इन फेज 1 आई ऑल्सो टोल्ड यू टू डू रिपोर्ट्स, सेम रिपोर्ट्स यहाँ पे करनी है। या फिर आपके ईएसआई के जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गए, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। सो अगेन दिस इज रिलेटेड टू फेज 1। तो अगेन फेज 1 के अगर आप करंट अफेयर्स करते हैं तो ईएसआई में फेज 2 के करंट अफेयर्स वुड बिकम लिटिल ईजियर और यू वुड हैव ऑलरेडी डन दैट फॉर द मोस्ट ऑफ द मंथ्स दैट यू रिक्वायर फॉर योर एग्जामिनेशन। और जो डिस्क्रिप्टिव में करंट अफेयर बेस्ड आते हैं, एज आई टोल्ड यू इन द फाइनेंस सेक्शन, यू हैव टू रीड द एडिटोरियल्स and the reports. These reports are the same that I have told you in the objective part. ये अलग नहीं है, these are the same reports. तो आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना है, बट इन्हीं रिपोर्ट्स को आपको डिस्क्रिप्टिव ओरिएंटेशन से पढ़ना है। और एडिटोरियल्स आपको हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ने हैं। जो फाइनेंस में एडिटोरियल्स पढ़ने थे वो आपको लाइव मिंट या इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ने थे। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट पे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अब इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आपका टॉपिक है। ठीक है, और ये वाला जो मैंने आपको बताया था कि आपके फेज 2 के सिलेबस से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट आपका फेज 2 का टॉपिक है। अगर आपको याद हो, यहाँ मैंने आपको दिखाया था ये, तो फेज 2 के टॉपिक से रिलेटेड एक रिपोर्ट आई थी
इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। और ये रिपोर्ट भी आईएलओ ने रिलीज़ की थी, जो एक बहुत बड़ी मैच्योर और ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब हम डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का अगर डिस्कस करें तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में बेसिकली एक पेपर आता है जिसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। एक ऐसे आता है, एक प्रेसी आता है, एक कॉम्प्रिहेंशन आता है। प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फाइनेंस या इकोनॉमिक्स का टॉपिक होगा। इट कैन बी ऑन वॉर, साइकोलॉजी, चाइल्ड केयर, इट कैन बी ऑन एनीथिंग। ऐसे में जनरली 4 टॉपिक्स होते हैं, 4 में से एक टॉपिक आपको लिखना होता है। वो 4 टॉपिक्स अलग अलग एरियाज से होते हैं। एक टॉपिक जनरली इकोनॉमी, फाइनेंस या मैनेजमेंट से होता है, जो आपके फेज 2 के सब्जेक्ट्स हैं। एक टॉपिक जनरली सोशल इश्यूज, जैसे कि जेंडर इश्यूज पे आ गया, विमेन एम्पावरमेंट पे आ गया, इलिटरेसी पे आ गया। एक टॉपिक जनरली टेक्नोलॉजी या इंटरनेट पे रहता है, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी, एआई इन बैंकिंग एंड ऑल दैट। एक टॉपिक यहाँ पे फिफ्थ अगर मैं ऐड करूँ, काफ़ी बार एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और कभी कभी एक टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट भी रहता है, विच इज़ नॉट लाइक बुकिश, उसमें कुछ भी वो पूछ सकते हैं। जैसे कि इफ़ यू कीप लर्निंग यू रिमेन यंग, इफ़ यू डू नॉट लर्न यू रिमेन ओल्ड, तो इसको आप एक्सपैंड कीजिए, इस पे और लिखिए। सो दीज आर लाइक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स in which I mean, it's not like you would have read anywhere or in any book. It's like you would have to write whatever you think about that statement. ठीक है, तो लास्ट में हम सैलरी डिस्कस करते हैं। सैलरी देखिए, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की सैलरी हर साल चेंज होती है, सो आई माइट नॉट हैव द एग्जैक्ट फिगर्स, बट मोटा मोटा ये कुछ मंथली अलाउंसेस हैं। ठीक है, तो जो अब आपकी टोटल मिलाकर कुछ 2,18,000 बन जाती है महीने की। ठीक है, अगेन आई एम नॉट श्योर वेदर दीज नंबर्स आर रीसेंट और नॉट, शायद ये बेसिक पे अभी चेंज हो चुकी है। ठीक है, आई थिंक ये अभी 7400 हो चुकी है शायद। तो बट एनीवेज, ये 2,18,000 आपके कुछ मंथली अलाउंसेस रहते हैं, मतलब बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस रहते हैं। उसके अलावा कुछ आपकी लाइफ को इजी बनाने के लिए और अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल अलाउंस, मेड का अलाउंस, इंटरनेट का खर्चा, न्यूज़पेपर का खर्चा, सोडेक्सो कूपन्स दिए जाते हैं। अपने मोबाइल वगैरह को, लैपटॉप को मेंटेन करने के लिए अलाउंस दिया जाता है। फिर अगर आपके बच्चे हैं, ठीक है, उनकी एजुकेशन के लिए एक बच्चे के लिए 13,500 मंथली दिया जाता है, जो कि कुल मिला के कुछ 55,000 बन जाता है। फिर कुछ अलाउंसेस होते हैं जो ईयरली मिलते हैं। बुक ग्रांट अलाउंस होता है कि आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। मेडिकल, अगर आपने कुछ दवाइयाँ ली हैं, आपको बस डिक्लेयर करना होता है कि मैंने ली हैं, फिर आपको 13,000 मिल जाते हैं। ब्रीफ केस के लिए अलाउंस मिलता है। फर्नीचर अलाउंस, ये ईयरली नहीं है, बट मैंने ईयरली में डाला है, ये आपको मिलता 5 साल बाद है, तो 3.25 लाख आपको हर 5 साल बाद मिलता है, विच इज़ आई मीन 65,000 पर ईयर अगर आप उसको डिवाइड करें। फिर अगर आप स्पेक्स लगाते हैं तो 15,000 पर ईयर यू गेट टू मेंटेन योर स्पेक्स। देन देर इज़ लीव फेयर कंसेशन, आपको और आपकी वाइफ को हर 2 साल में पर बंदा या बंदी 1,24,000 मिलेगा। तो अगर आप और आपकी वाइफ ट्रेवल करते हैं तो हर 2 साल में आपको 2,48,000 मिलेगा, हर 2 साल में। ठीक है, तो मैंने ईयरली कैलकुलेट इसको 1,24,000 किया है, क्योंकि 2 लोगों को 2,48,000 मिलेगा, तो एक साल का 1,24,000 हो गया। ये बुक ग्रांट डुप्लीकेट है, तो ये टोटल अराउंड 2.25 लाख के करीब है। तो ये हो गया आपका अराउंड 26 लाख। फिर 6 लाख, 6.5 लाख आपका ये हो गया कुछ। ठीक है, और 2.3 लाख आपका ये हो गया। तो कुल मिला के ये 32-34 अराउंड 34 to 35 सीटीसी तो बनता है, 34 to 35 लाख सीटीसी। ठीक है, बट इसमें अब ये नहीं है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि 34 से 35 लाख सीटीसी बन गया, सो आई विल गेट से 2.8 लाख पर मंथ इन माय बैंक अकाउंट। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे डिडक्शंस हो जाते हैं, जैसे कि 25,000 तो आपका एनपीएस में ही कट जाएगा, फिर 25,000 तक टैक्स में भी कट जाता है, तो 50,000 तो यहाँ उड़ गया आपका। फिर अगर आप, आपके बच्चे नहीं हैं, ठीक है, 13,500 आपको उनकी एजुकेशन का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके बच्चे ही नहीं हैं, तो 65,000 तक काफ़ी लोगों का कट जाता है। ठीक है, तो अगर 2.8 है तो ये मतलब मोटा मोटा फिर कितना रह गया, अराउंड 2.1 लाख पर मंथ आपको मिलेगा इन हैंड। ठीक है, इतना मिल भी जाता है, बट अगेन इसमें भी काफ़ी अलाउंसेस हैं जो ईयरली मिलेंगे,
तो वो हर महीने तो आएंगे नहीं, बट ऑन एन एवरेज साल के बाद भी आएंगे, तो आप 2.1 लाख पर मंथ आप ले सकते हो अपनी सैलरी। बट इसमें एक कैच है कि काफ़ी लोग एच आर ए, अब ये यहाँ पे कंपोनेंट है एच आर ए 75,000, ये आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, पर काफ़ी बार लोग आरबीआई के क्वार्टर्स ले लेते हैं, मतलब आरबीआई ने आपको अकोमोडेशन दे दिया, फिर आरबीआई आपको ये 75,000 नहीं देगा, नहीं देगा फिर आपको ये, क्योंकि उन्होंने आपको अलग से अकोमोडेशन दे दी है। तो उस केस में आपको घर मिल जाता है, पर आपकी सैलरी में ये 75,000 का कट लग जाएगा, फिर आपकी सैलरी अराउंड 1.35 लाख ही आपको इन हैंड आएगी। ठीक है, अगेन अगेन आइडिया दे रहा हूँ, काफ़ी लोगों को शायद घर लेने के बाद भी 1.45 लाख इन हैंड आ जाता हो, कि वो अपने टैक्स कैसे मैनेज करते हैं, या मे बी कुछ कंपोनेंट में मिस कर रहा हूँ, वो शायद उनको मिल जाता हो। ठीक है, बट ये एक ओवरऑल आइडिया। अब ऐसा नहीं है कि मैं अगर 2 लाख बोल रहा हूँ तो ये 3 लाख इन हैंड आ रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। 10, 20, 25 हज़ार इधर उधर हो सकता है, बिकॉज इट इट कीप्स ऑन चेंजिंग। डीए एक बड़ा कंपोनेंट है, महंगाई भत्ता जिसको हम बोलते हैं, इट ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन इन्फ्लेशन नंबर्स। So I think it's more prudent to talk to somebody in RBI. I think they will be able to tell you exactly, how the salary varies over months and years. बाकी अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं और कुछ कोर्सेज देख रहे हैं, तो एडुटैप के पास गोल्ड कोर्सेज हैं और सिल्वर कोर्स है आरबीआई का। तो गोल्ड कोर्सेज फॉर फेज 1 + 2 + इंटरव्यू। ठीक है, ये कंप्लीट प्रेपरेशन कराएगा आपको। सिल्वर कोर्स इज मेनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू। तो सिल्वर कोर्स में आपको क्या नहीं मिलता है, आपको क्वांट नहीं मिलता है, आपको रीजनिंग नहीं मिलती है, आपको इंग्लिश नहीं मिलता, और आपको फेज 1 के मॉक टेस्ट भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, बट सिल्वर में आपको जो जीए है, जीए सेक्शन है फेज 1 का, वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो फेज 2 के करंट अफेयर्स हैं दे ओवरलैप विद दी जीए कंटेंट। तो अगर आपको फेज 2 के करंट अफेयर्स मिल गए, तो आपको फेज 1 की जीए भी मिल गई। बाकी गोल्ड कोर्स इज अ कंप्लीट सोल्यूशन, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट edutap.in पर जाकर हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये हमारा नंबर है, इस पे आप कॉल कर और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।